हर रोज की तरह आज भी शाम को मर्सिडीज कार लखनऊ के सबसे महंगे रेस्तरां के पास रुकी और रमेश कार से उतरकर सीधे रेस्तरां में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही स्मार्ट युवती बैठी है जो रोज शाम को उस जगह अकेले बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। रमेश से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगी। हाँ, बैठिए, वह बोली तो रमेश कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती रमेश ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट टेक वाइन, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि युवती विदेश में सेटल्ड है। वह युवती का नाम जान पाता। इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ वाइन हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं अल्कोहल से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? रमेश ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊंगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देख उठने लगी। प्लीज, कुछ देर बैठिए। मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए। आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लीज, रमेश ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती ने कुछ सोचा फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम तारा है और मैं एनआरआई हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। वहाँ वे सरकारी स्कूल में टीचर है। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो रमेश ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन न हो तो अपने चाचा से इजाजत ले लीजिए। उनसे कहिए कि सुपर इंडस्ट्रीज के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सुपर इंडस्ट्रीज लखनऊ और पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। तारा ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा। उसे देखा फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त हेमंत अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों एक अनजान युवती को वह अपना समझने लगा था। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व व अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में हेमंत ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ है रमेश को मालूम नहीं था। उसने तारा से पूछा, कहाँ जाना है? अमीनाबाद, तारा का संक्षिप्त जवाब था। तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? रमेश ने फिर सवाल किया। तारा ने बताया कि उसके चाचा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अमीनाबाद में उनका फ्लैट है। गाड़ी रोकिए, मेरा घर पास ही है, तारा ने कहा। रमेश ने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, अब मैं खुद चली जाऊंगी, तारा का जवाब था। फिर मिलने की बात नहीं हो पाई। तारा कार से उतरकर रोड क्रॉस करके गायब हो गई। रमेश उदास सा अपने घर की ओर चल पड़ा। गेट पर दरबान ने विस्मय से रमेश की ओर देखा और बोला, साहब, बड़ी जल्दी घर आ गए। रमेश बिना कुछ बोले गाड़ी पोर्टिको में रख कर बंगले में पहुंचा। मम्मी अपने कमरे में थीं। उसकी इकलौती लाडली छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर एक बुकलेट में हीरों का सेट देखकर पेंसिल से उन्हें टिक कर रही थी। रमेश ने पूछा, क्या देख रही हो बिन्नी? बिन्नी ने रमेश के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, भैया, आज जल्दी आ गए हो तो चलो हीरे का सेट खरीद दो। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, वह मेरा गिफ्ट हो जाएगा। रमेश सोफे पर बैठा ही था कि हाउसमेट एप्पल जूस का कैन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गई। जूस पीते हुए रमेश समाचार पत्र देखने लगा और बिन्नी से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो तुम्हारा सेट खरीद देता हूँ। वे डायमंड सेट खरीद कर लौट रहे थे तो बिन्नी ने हिम्मत जुटाकर अपने भैया से पूछा, भैया, एक सेट तो मैंने अपनी पसंद से खरीदा, लेकिन दूसरा सेट तुमने अपनी पसंद से क्यों खरीदा? रमेश के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था, वह बस मुस्कराकर रह गया।
बिन्नी को लगा कि पेरेंट्स 2 वर्षों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, संभवतः वह दिन आने वाला है। वरना दर्जनों विवाह के रिश्ते को ठुकराने के बाद भव्या ने आज को 18 लाख का डायमंड सेट क्यों खरीदा? जरूर आने वाली भाभी के लिए। घर जाकर जब बिन्नी ने यह रहस्य खोला तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया। हाउसमेड ने मुस्कुराते हुए रात का खाना परोसा, तो कुक ने एक स्पेशल डिश भी बना डाली। खाना खाकर सभी हंसते खिलखिलाते अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह हुई तो रमेश के डैडी ने कोई गाना गुनगुनाते हुए चाय की चुस्की ली, तो बिन्नी और उसकी मम्मी ने दिन भर शादी की तैयारी पर बातचीत की। गेस्ट की लिस्ट भी जुबानी तैयार की। फिर वही शाम, लखनऊ का वही रेस्तरां। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी तारा नहीं आई, तो रमेश उदास सा देर रात में अपने घर लौटा। अगली शाम कुछ देर के इंतजार के बाद तारा ने रेस्तरां में प्रवेश किया, तो रमेश लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, कल क्यों नहीं आईं? क्या मेरे नहीं आने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? तारा ने उल्टा सवाल किया। रमेश ने अपने दिल की बात कह डाली, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी, जो मेरे लाइफस्टाइल से मैच करे और मेरी माँ और बहन को पूरा प्यार दे सके। यह सिर्फ भारतीय मानसिकता वाली लड़की ही कर सकती है। सच कहूं, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो समझो मैं तुम्हें अपनी बीवी मान बैठा हूं। तारा ने प्रश्न किया, बिना पूरी तहकीकात किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप मेरे नाम के सिवा और कुछ भी जानते हैं? आपके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेनी है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। परिवार के प्रति जवाबदेही है। और इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब ठीक ठाक होगा? रमेश ने प्रस्ताव रखा, चलो मेरे घर, वहीं पर फैसला होगा। तारा घर जाने को राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि वह अपने चाचा के साथ उसके घर जा सकती है। कार में बैठकर अगले दिन अपने चाचा को रेस्तरां में लाने का वादा कर तारा नियत मोड़ पर कार से उतर गई। अगली शाम फिर वही रेस्तरां। तारा आज अत्यधिक स्मार्ट लग रही थी। साथ में एक 20 से 22 वर्ष का लड़का था, जिसे तारा ने अपना कजिन बताया। चाचा के बारे में सफाई दी कि चाचा अचानक एक ऑफिस के काम से चेन्नई चले गए हैं, सप्ताह भर बाद लौटेंगे। रमेश चुप रहा, लेकिन तारा उसके दिलो-दिमाग में इस कदर छा गई थी कि वह एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं था। घर में पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, ऐसे में उसने मौके को हाथ से जाने देने को मुनासिब नहीं समझा। जिद पर मैडम बोलती रहीं कि वे खुद चली जाएंगी। उनके हुक्म और जिद के आगे हमारी कुछ नहीं चली। रमेश जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, मैंने तुम्हें मैडम की सिक्योरिटी के लिए भेजा था और तुमने उन्हें आधे रास्ते पर छोड़कर अकेले जाने दिया। मैं तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। रमेश ने अब तारा को फोन किया लेकिन उसका स्विच ऑफ मिला। उसने अपने ऑफिस पहुंचकर फिर फोन लगाया। इस बार तारा का रिस्पॉन्स आया। वह धीमी आवाज में बोली, मेरे कजिन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसे डॉक्टर भी देख रहे हैं। मैं रात में बात करती हूँ। इतना कहकर तारा ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। रमेश की रात बेचैनी से कटी। अगली सुबह मॉर्निंग जॉगिंग छोड़कर रमेश अमीनाबाद की ओर चल पड़ा। मंगनी के 36 घंटे बीत चुके थे। तारा से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। ड्राइवर ने जिस गली को तारा मैडम के घर जाने का रास्ता बताया था, दिन के उजाले में रमेश अनुमान से उस जगह पर पहुंच गया और कार को रुकवा फुटपाथ पर चाय की दुकान पर चाय पीने लगा। रमेश को हर हाल में आज तारा से मिलना था, उसने चाय वाले से हुलिया बताते हुए पूछताछ की। बाई चांस चाय वाले ने तारा को 2 बार कार से उतरते देखा था, लेकिन उसने भी निराशाजनक जवाब दिया। उसने तारा को बताया, आपने जो हुलिया बताया वैसे हुलिये की अनेक महिलाएं हैं और रात में देखे गए चेहरे की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस गाड़ी से 2 बार मैंने उन्हें उतरते देखा, यह वही गाड़ी है जिससे आप आए हैं। रमेश पैदल चलते हुए गली में प्रवेश कर गया। सुबह का समय था, इसलिए प्राय हर कोई घर में ही था।
कुछ लोगों तारा नाम सुनकर कहा कि इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानते, लेकिन एक पढ़े लिखे नेता टाइप के मौलवी साहब ने जो बातें रमेश को बताईं, उसे सुनकर रमेश के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मौलवी साहब ने कहा, बेटे, इस गली में या तो मजदूर या छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कभी भी किसी एनआरआई या आपके बताए हुए हुलिये की युवती को कभी नहीं देखा गया है। यह गली जहाँ खत्म होती है उससे आगे रिहायशी इलाका भी नहीं है। आप गलत जगह आ गए हैं। रमेश को महसूस होने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पास तारा के घर के पते के नाम पर सिर्फ अनजान गली की जानकारी भर थी। रमेश वहां से निकलकर रेस्तरां की ओर चल पड़ा। रेस्तरां में अभी साफ सफाई चल रही थी, किंतु रमेश साहब को सुबह सुबह देखकर सारा स्टाफ बाहर आ गया। रमेश को वहां जो जानकारी मिली उसने उसकी शंका को हकीकत में बदल दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वे मैडम जब पहली दफा रेस्तरां आई थीं, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि सुपर इंडस्ट्रीज वाले रमेश रस्तोगी कौन है। मैंने आपकी ओर इशारा किया था। इसके बाद आप दोनों को साथ साथ निकलते देखा तो हम सब यह समझे कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। रमेश सुनकर लड़खड़ा सा गया, तो स्टाफ ने मिलकर उसे संभाला। रमेश को तारा का तरीका समझ में आ गया था। पूरी योजना बनाकर और एक अच्छे होमवर्क के साथ रमेश को टारगेट बनाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। रमेश संभल कर कार में बैठा और घर जाकर सभी को यह कहानी सुनाई। अपने घबराए हुए बेटे को आराम की सलाह देकर रमेश के पापा सिटी एसपी के ऑफिस पहुंच गए। एसपी ने ध्यान से सारी बातें सुनीं, एंगेजमेंट की तस्वीर रख ली और दूसरे दिन आने के लिए कहा। एसपी के कहने पर तारा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अगले दिन रमेश और उसके डैडी सिटी एसपी के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से खबर मिली है कि इस सूरत की एक लड़की हिस्ट्री शीटर है। फोटो की पहचान पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पता चला है कि बताई गई मंगनी की तारीख के दूसरे दिन वह युवती कनाडा के लिए रवाना हो गई है। यह भी पता चला कि यह युवती बीच बीच में इंडिया आती है और अपना नाम बदलकर विभिन्न शहरों में ऐसा फ्रॉड करके सफाई से विदेश भाग जाती है। एक बार तो जयपुर में शादी रचा डाली और सारा सामान लेकर चंपत हो गई, लेकिन अब वह बच नहीं पाएगी क्योंकि मैंने रेड अलर्ट की सिफारिश कर दी है। अगली बार इंडिया आते ही पकड़ी जाएगी। रमेश को अब यह बात समझ में आ गई कि उस युवती ने कजिन की बीमारी के नाम पर संपर्क तोड़ा और आसानी से भाग निकली। रमेश के डैडी ने एसपी साहब से पूछा कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की पकड़ी गई तो पहचान के लिए पुलिस थाने आना होगा और केस चलने पर कोर्ट में भी आना होगा। कई तारीखों पर गवाह के रूप में आना आवश्यक होगा। इन सब से पहले तफ्तीश के समय पुलिस के सामने बयान देना होगा और अपने गवाहों के बयान भी दर्ज कराने पड़ेंगे। रमेश के डैडी ने टिप्पणी की, यानी अपने बिजनेस से टाइम निकालकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाने होंगे। एसपी साहब ने मुस्कराकर कहा, ये तो कानून से जुड़ी बातें हैं, इनका पालन तो करना ही होगा। अब रमेश ने मुंह खोला और बोला, लाखों का फ्रॉड और कोर्ट कचहरी की दौड़ भी, नुकसान तो बस हमारा ही है। एसपी ने दोबारा पुलिस के संपर्क में बने रहने की बात कही और रमेश के डैडी से हाथ मिला कुर्सी से खड़े हो गए। रमेश के हिस्से में अब पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा था।